हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस पाठशाला में हम बहुत एक मजेदार सी कविता पढ़ने वाले हैं। इतना ऊंचे उठो, ये है हमारी कविता का शीर्षक। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, इतना ऊंचे उठो। कविता अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रही होगी। इस चित्र में क्या हो रहा है? बच्चों, इस चित्र में 3 बच्चे एक दूसरे से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये एक दूसरे से क्या बातचीत कर रहे हैं और क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हें पता है, हमारे देश में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो दूसरा बच्चा जवाब देता है कि हाँ, मुझे मेरी टीचर ने कक्षा में बताया था कि भारत देश विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। तो लड़की थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, यानी अचंभित हो जाती है, और अपने आश्चर्यजनक एक्सप्रेशंस के साथ वो ये सवाल पूछती है कि मगर विभिन्नता में एकता, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? तो चलिए अब हम इस कविता का मूल तत्व देखते हैं। कविता का मूल तत्व: प्रत्येक मनुष्य को जाति, धर्म, वर्ग, लिंग इत्यादि के भेदभाव को छोड़कर केवल मानव कल्याण के लिए ही समर्पित रहना चाहिए। मतलब हर एक इंसान जो जाति, लिंग, रंग, रूप, धर्म, वर्ग इत्यादि चीजों को देखता है कि इसकी जाति ये है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये पंजाबी है, या कोई उसका वर्ग देखता है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये लड़की है, ये लड़का है, इत्यादि चीजों को देखता है। तो हमें किसी भी मनुष्य में ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। हमें ये सारे भेदभाव को छोड़कर केवल मानव कल्याण, यानी आपकी सीरत, इंसानियत, मानव का कल्याण, इनके लिए ही समर्पित रहना चाहिए। हमेशा एक दूसरे के कल्याण यानी अच्छे के लिए सोचना चाहिए कि मैं सामने वाले की मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं उसका कल्याण कैसे कर सकता हूँ। हमें हमेशा इसी चीज के लिए समर्पित रहना चाहिए, मतलब तैयार रहना चाहिए। तो चलिए अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए मेरे साथ कविता पढ़ना शुरू कीजिए। इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, संचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेदभाव की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य निरंतर, धारा के शाश्वत प्रभा में। तो बच्चों, इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि आपको इतना ऊंचा उठना है कि जितना ऊंचा गगन यानी कि आसमान है। सारी दुनिया को एक ही दृष्टि से देखो, ना जाति भेद करो, ना धर्म वेश का, ना ही काले गोरे रंग का द्वेष करो। ज्वालाओं से ज्वलते जग में ऐसे बहो, यानी शीतल की यानी ठंडे के समान बहो, जितना ही मलय पवन है। अलो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। मतलब अगर आपके अतीत में कुछ गलत भी हुआ है तो उस अतीत से बस इतना लो जितना आपके लिए जरूरी है। मतलब आप उस गलती से क्या सीखे हो, आपके अतीत में ऐसा क्या गलत हुआ जिससे आपने ये चीजें सीखी, सिर्फ वो सीख लो, ना कि उस चीज को लेके बैठे रहो। तो अपने अतीत से बस उतना ही लेना चाहिए जितना जरूरी है। सारे बंधन को तोड़ो, कभी भी अपना चिंतन मत रोको, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में। हमेशा अपने जीवन की गति को एक सत्य की राह पर ही चलाओ, और जितनी धीमी गति से, ना ही ज्यादा तेज दौड़ो और ना ही ज्यादा धीरे। हमेशा अपने जीवन की गति को सत्य के राह पर ही चलाओ, कभी भी झूठ का रास्ता मत अपनाओ। इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है, चाह रहे इस धरती को स्वर्ग बनाना। अगर कहीं हो स्वर्ग उस धरती पर लाना, सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिफल साथ हमारे।
दो कुंभ को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। तो इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, मतलब इस धरती पे हम चाहते हैं कि सिर्फ सच्चाई हो, सिर्फ अच्छाई हो। हम इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। हमेशा अच्छाई अच्छाई हमारे आसपास हो। अगर कहीं पर स्वर्ग हो तो उसे इस धरती पर लेकर आना। चाहे सूरज है, चांद है, चांदनी है, तारे हैं, सब हमारे साथ हैं। और आपको इतना सुंदर बनना है कि जितना आकर्षण है, मतलब जितना एक आकर्षण के लिए जरूरी है, सिर्फ आपको उतना ही सुंदर बनना है। आकर्षण मतलब जितना आपको काम जरूरी है, मतलब अपने काम के आकर्षण के जितने सुंदर बनो, ताकि लोग आपसे आपके काम के जरिए आकर्षित हों। और पता है बच्चों, ये कविता किस कवि ने लिखी है? तो ये कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के जरिए लिखी गई है। तो चलिए अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थ: शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। पक्षपात मतलब भेदभाव। कुंभ मतलब घट या फिर मटका। द्वेष मतलब शत्रुता की भावना। अतीत मतलब बीता हुआ समय। द्योतक मतलब सूचक। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करना शुरू कीजिए। तो पहला शब्द है प्रतिपल। प्रतिपल। आकर्षण। चिरंतन। गति में। प्रवाह। आकर्षण। भाव दृष्टि। तो बच्चों, ये थे कुछ शब्द जिनका आपको निरंतर उच्चारण करके जिनका अभ्यास करना है। और चलिए, जो कविता अभी हमने पढ़ी, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, यानी कि अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य करना शुरू कीजिए। चलिए, अभ्यास कार्य जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों का सही सही उत्तर बताना है। तो चलिए मेरे साथ इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, हवा के समान गति में बनने का क्या अर्थ है? तो बच्चों, हवा के समान गति में बनने का अर्थ है कि जैसे ही आपकी जिंदगी में जैसा परिवर्तन आता है, उसके अनुसार निरंतर अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढालना। जैसी परिस्थिति है उसका वैसे निवारण निकालना, उसके उसी समान चलना। तो उसे हम हवा के समान गति में बनना कहते हैं। ख, संसार में हम भेदभाव रहित कैसे रह सकते हैं? इसका जवाब वेरी गुड। तो संसार में हम भेदभाव रहित ऐसे रह सकते हैं जब हम किसी में जाति का, धर्म का, वर्ग का, रंग का, किसी भी तरह का भेदभाव ना करें। वैसे ही हम संसार में भेदभाव रहित रह सकते हैं। ग, प्रतिपल हमारे साथ कौन है? कौन है? वेरी गुड। सूरज, चांद, चांदनी, तारे, ये सारी ही चीजें हमारे साथ प्रतिपल हैं। घ, प्रस्तुत कविता के रचयिता का क्या नाम है? जो कविता आपने पढ़ी वो रचयिता, मतलब उसकी कविता किसने लिखी है? वेरी गुड, वो कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद द्विवेदी। अगला है जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों का सही सही उत्तर लिखना है। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बताइए। क, प्रस्तुत कविता में शीतल बहने का क्या अर्थ है? बिल्कुल सही जवाब। तो प्रस्तुत कविता में शीतल बहने का अर्थ है
किसी भी परिस्थिति में क्रोध को त्याग कर मलय पवन की तरह यानी ठंडी हवा की तरह अपने स्वभाव को करना, क्रोध को बिल्कुल त्याग देना। ख, दुनिया को एक दृष्टि से देखना क्यों आवश्यक है? तो बच्चों, दुनिया को एक दृष्टि से देखना इसलिए आवश्यक है ताकि कोई भी रंग रूप भेद का भेदभाव ना कर पाए, चाहे जाति है, चाहे धर्म है, चाहे रंग है, चाहे वर्ग है, किसी भी चीज का, किसी भी तरह का, किसी भी व्यक्ति में कोई भी भेदभाव ना रहे। हर इंसान, हर व्यक्ति, हर धर्म, हर जाति एक समान है। इंसान की हमें हमेशा सीरत देखनी चाहिए। तो बस अगर सीरत अच्छी है तो सारे इंसान एक समान हैं। इसीलिए ही दुनिया को एक दृष्टि से देखना जरूरी है। ग, परिवर्तन के समान गति में इस पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो परिवर्तन के समान गति में इस पंक्ति का अर्थ है कि हमें हर परिस्थिति को, अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना चाहिए। जैसी ही आपकी परिस्थिति है उसी के हिसाब से आप अपने आप को ढाल लो। घ, ऊंचा उठने का तात्पर्य क्या है? कवि ऊंचा उठने की बात क्यों कह रहा है? तो बच्चों, ऊंचा उठने का तात्पर्य है कि सभी को एक समान रखकर अपने विचारों को ऊंचा उठाना, मतलब किसी को भी अपने से नीचे ना देखना। सारे व्यक्ति एक समान है, हर धर्म एक समान है, तो बस उन सभी व्यक्ति को बराबर का दर्जा देकर अपने विचारों को ऊंचा उठाना। तो कवि का ऊंचा उठने से ये तात्पर्य है। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 विकल्प दिए गए हैं। उन चारों विकल्प में से सही विकल्प को चुनकर उसके आगे आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, शीतलता किसके समान होनी चाहिए? बादल के समान, पानी के समान, मलय पवन के समान या फिर चांद के समान? तो बच्चों, शीतलता वेरी गुड, मलय पवन के समान होनी चाहिए। तो हम मलय पवन के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ख, डैश जीवन का सत्य है? अपरिवर्तन, परिवर्तन, स्थिरता, विस्थिरता। जीवन का सत्य क्या है? वेरी गुड, परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। तो हम परिवर्तन के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ग, धरती को हमें कैसा बनाना है? ब्रह्मलोक जैसा, मृत्युलोक जैसा, स्वर्गलोक जैसा या परलोक जैसा? तो हमें धरती को कैसा बनाना है? वेरी गुड, हमें धरती को स्वर्गलोक जैसा बनाना है। तो हम स्वर्गलोक के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। घ, प्रस्तुत कविता का मूल तत्व क्या है? प्रस्तुत कविता का मूल तत्व है मानव कल्याण, स्वयं कल्याण, दूसरों का कल्याण। तो प्रस्तुत कविता का क्या है मूल तत्व? वेरी गुड, मानव कल्याण। तो हम मानव कल्याण के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों के सही शब्दों के साथ उनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला है क, धरा। वेरी गुड, समता। तो हम धरा को समता से मिलाएंगे। ख, मलय, मलय पवन। तो हम मलय को पवन से मिलाएंगे। ख, तोड़ो, बंधन। वेरी गुड। घ, गति में, परिवर्तन। तो हम गति में को परिवर्तन से मिलाएंगे। प्रश्न 5, कविता की पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 4 पंक्तियां दे रखी हैं, जैसे क, सब है प्रतिपल साथ हमारे। ख, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक हो। ग, सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से। और लास्ट है घ,
इतने गतिमान बनो कि जितना परिवर्तन है। तो बच्चों, आपको ये 4 पंक्तियां दे रखी हैं। आपको इन चारों पंक्तियों का सही सही अर्थ यानी भावार्थ लिखना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 3 शब्द दे रखे हैं, चिंतन, प्रतिपल और आकर्षण। तो आपको इन शब्दों से क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है क, चिंतन। चिंतन से हम वाक्य बनाएंगे, हमें निरंतर भविष्य का चिंतन करते रहना चाहिए। अगला है प्रतिपल। प्रतिपल, इससे हम क्या वाक्य बनाएंगे, ईश्वर प्रतिपल हमारी रक्षा करते हैं। अगला है आकर्षण। अगला शब्द क्या है, आकर्षण। तो हमने बच्चों आकर्षण से वाक्य बनाया, भौतिक वस्तुएं का आकर्षण हमेशा हितकारी नहीं होता। आकर्षण से हमने वाक्य बनाया, भौतिक वस्तुओं का आकर्षण हमेशा हितकारी नहीं होता। चलिए अब अगला शब्द देखते हैं, घ, अतीत। तो अतीत से हम वाक्य बनाएंगे, हमें अतीत के कार्यों से सीख लेनी चाहिए। और अगला है ड, अगला है शाश्वत। तो हमें शाश्वत से हम वाक्य बनाएंगे, ईश्वर यानी भगवान शाश्वत है। तो यह थे वो शब्द जिनसे हमने वाक्य बनाए। चलिए अब हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, आप जाति, धर्म अथवा वर्ण के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए क्या करना चाहेंगे? अपने शब्दों में 10 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, आप लोगों को जैसे हमने कविता में पढ़ा, तो वैसे ही आप लोग जाति, धर्म, वर्ण के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं उन्हें खत्म करने के लिए क्या क्या करेंगे? अपना जवाब 10 वाक्यों में दिए गए स्थान पर लिखिए। अगला है प्रश्न 8, हमें किन बंधनों को तोड़कर चिंतन करना होगा और क्यों करना होगा? कक्षा में विचार विमर्श कर लिखिए। हमें किन बंधनों को तोड़कर चिंतन करना है और अगर करना है तो क्यों करना है? इसका भी जवाब आप कक्षा में विचार विमर्श करके, कक्षा में चर्चा करके इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों को पढ़ना है और इनका शुद्ध रूप लिखना है। इनकी स्पेलिंग्स इन गलत रूप में लिखी गई है, यानी अशुद्ध रूप में लिखी गई है, तो आपको इनको सही रूप में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, आकर्षण। तो हम आकर्षण ऐसे लिखते हैं, आकर्षण। ख, प्रवाह। ये प्रवाह है, तो हम इसको प्रवाह लिखेंगे। ग, जीर्ण। तो बच्चों, जीर्ण की स्पेलिंग होती है जीर्ण।
घ मेद भाव, मेद भाव, ये स्पेलिंग गलत है। वर्ड शब्द होता है भेद भाव, तो हम यहाँ लिखेंगे भेद भाव। ड़ वृष्टि, वरिष्टि, तो बच्चों वरिष्टि गलत है, वृष्टि होता है, तो हम वृष्टि ऐसे लिखते हैं। च ज्वाला, ज्वाला, तो बच्चों ये ज्वाला होता है और ज्वाला में आधा ज आता है, तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे। छ सवर्ग, सवर्ग, तो ये स्वर्ग है, स्वर्ग में भी आधा स आता है, तो बच्चों ज है प्रतिपल, तो बच्चों ये है स्पेलिंग गलत है, प्रतिपल नहीं प्रतिपल होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिपल। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। दिए गए वाक्यों में से संधि युक्त शब्दों को छांटकर रेखांकित कीजिए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, जो वाक्य संधि युक्त, इन वाक्यों में जो शब्द संधि युक्त है, मतलब जिनकी संधि नहीं की जा सकती, उन शब्दों को छांटकर रेखांकित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वाक्य है क संविधान में नागरिक के कर्तव्यों को रेखांकित किया गया है। इसमें कौन सा शब्द संधि युक्त है? वेरी गुड, रेखांकित। ख हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्जवल है। तो इसमें कौन से शब्द संधि युक्त हैं? वेरी गुड, इसमें एक नहीं 3 शब्द हैं, परंपरा, संस्कार और उज्जवल। क मेरे पिताजी पराधीन भारत के निवासी थे। इस वाक्य में कौन सा शब्द संधि युक्त है? वेरी गुड, इस वाक्य में पराधीन शब्द संधि युक्त शब्द है। घ आइंस्टाइन की दृष्टि भविष्योन्मुखी थी। तो इसमें कौन सा शब्द संधि युक्त है? वेरी गुड, भविष्योन्मुखी। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पहला है कुंभ। कुंभ, कुंभ का पर्यायवाची शब्द होता है घड़ा, घट और कलश। अगला शब्द है गगन। गगन, गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वेरी गुड, गगन का होता है आसमान, आकाश और अंबर। आसमान, आकाश और अंबर। ग संसार, संसार के 3 पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? वेरी गुड, दुनिया, जग, जगत। घ दुनिया, दुनिया, दुनिया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जग, जगत और संसार। प्रश्न 12, दिए गए विलोम शब्दों का सही विकल्प चुनकर उत्तर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का आपको विलोम शब्द इन दिए गए विकल्पों में से छांटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क सत्य, सत्य का विलोम शब्द क्या होगा? असत्य, झूठ, गलत, सच। वेरी गुड, सत्य का विलोम शब्द होगा असत्य। अगला है ख आकाश। आकाश का विलोम शब्द व्योम, पाताल, अंबर, रसातल।
तो आकाश का विलोम शब्द होगा पाताल। गा, जय, जीत, पराजय, हार या फिर सब ठीक है, यानी ये तीनों ऑप्शंस, तीनों विकल्प ठीक है। तो वेरी गुड। जय का विलोम शब्द होता है पराजय। अगला और आखिरी शब्द है ज्ञान। ज्ञान का विलोम शब्द विज्ञान, अज्ञान, संज्ञान और अज्ञानी। तो ज्ञान का विलोम शब्द होता है अज्ञान, तो हम अज्ञान पे सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 13, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 2 वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों के सही विकल्प पर, यानी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उनके सही विकल्प पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, जो बहुत कठिनाई से मिलता है। दुर्लभ, दुर्जय, दुर्लभ और दुर्दम्य। तो जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसको हम कहते हैं दुर्लभ, तो हम यहाँ दुर्लभ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ख, परलोक से संबंधित। लौकिक, परलौकिक, अलौकिक या आध्यात्मिक। तो जो परलोक से संबंधित होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, परलौकिक। तो हम परलौकिक पे सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 14, दिए गए श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन यानी कि ध्वनि तो सेम है, ध्वनि तो एक समान है, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है क, हार। हार मतलब पराजय। इससे हम वाक्य निर्माण करेंगे। हमें सदैव हार से सीखना चाहिए। अगला है हार, मतलब फूलों की माला। हम ईश्वर को हार चढ़ाते हैं। अगला शब्द है ख, मेघ। मेघ मतलब बादल। बादल से हम वाक्य बनाएंगे। आसमान में घने मेघ छाए हैं। अगला शब्द है मेधा। मेधा का अर्थ होता है गुण। किसी भी प्रकार का गुण, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, किसी भी प्रकार का गुण मेधा कहलाता है। तो हमने मेधा से वाक्य बनाया। वह बहुत ही असाधारण मेधा से सधे हैं। ग है वारिस। वारिस मतलब औलाद। जो घर का बेटा होता है वो वारिस कहलाता है, तो वो होती है औलाद। तो हम इससे वाक्य बनाएंगे। महेश की संपत्ति का अकेला वारिस राजू है। महेश की संपत्ति का अकेला वारिस राजू है। अगला है बारिश, यानी कि वर्षा। आज सुबह से बहुत बारिश
हो रही है। तो बच्चों, इन दिए गए श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अर्थों के साथ साथ हमने ये कुछ वाक्य भी बनाए हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 15, दिए गए कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको को, से और पर ये 3 कारक विभक्ति दे रखी है, कारक चिन्ह दे रखे हैं। आपको इन कारक चिन्हों को दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में भरकर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, हमें धरती डैश भेदभाव रहित बनानी चाहिए। तो यहाँ कौन सा कारक चिन्ह आएगा? गुड। को, हमें धरती को भेदभाव रहित बनाना चाहिए। ख, दूसरों डैश सदा ऊंचे उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें भी कारक चिन्ह को आएगा। दूसरों को सदा ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। ग, हमें भव दृष्टि डैश संचित करना चाहिए। हमें भव दृष्टि से संचित करना चाहिए। घ, धरा डैश परिवर्तन अटल है। तो धरा पर परिवर्तन अटल है। र, राग द्वेष डैश रहित जीवन जीना है। सो राग द्वेष से रहित जीवन जीना है। तो यह थे कुछ कारक चिन्ह जो हमने इन वाक्यों में लगाकर इन वाक्यों को पूरा किया। अगला है, जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 16, आप जीवन में ऊंचा उठने के लिए क्या करना चाहेंगे? कक्षा में पक्ष विपक्ष आधारित संवाद कीजिए। तो बच्चों, आप अपने जीवन में ऊंचा उठने के लिए क्या क्या चीजें करेंगे? तो इसके पक्ष में और इसके विपक्ष पर आधारित एक संवाद लिखना है, आपके और आपके किसी भी मित्र के बीच में। तो ये संवाद भी आप अपने मित्रों से संवाद करके अपनी बुक्स या नोटबुक्स में लिखेंगे। प्रश्न 17, प्रस्तुत कविता से आप अन्य शब्द दुनिया, धर्म, समता, परिवर्तन, स्वर्ग, सूरज, हमारे, सुंदर, जीवन इत्यादि से स्वयं रचित कविता बनाइए। इतना ऊंचा उठो, ये कविता हमने पढ़ी। इस कविता में दुनिया, धर्म, समता, परिवर्तन, स्वर्ग, सूरज, हमारे, सुंदर और जीवन, इन शब्दों का प्रयोग किया गया। आप लोग इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर एक खुद के द्वारा रचित कविता बनाइए। इस दिए गए स्थान पर आप वो कविता लिख सकते हैं। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्यपरक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 18, समानता मानव कल्याण का मूल मंत्र है। आप समता के अधिकारों को कहां-कहां अनुपालन करना चाहेंगे? तो जो समानता है, मतलब हमें हर किसी को समान नजरों से देखना चाहिए, सबको समानता देनी चाहिए। किसी भी वर्ग से, किसी भी धर्म से हमें किसी भी व्यक्ति को अलग नहीं करना चाहिए। तो ये ही समानता एक मानव कल्याण का मूल मंत्र है। आप समता के अधिकारों को कहां-कहां अनुपालन करना चाहेंगे? यानी जो समानता का अधिकार है उसको कहां-कहां उसका पालन करना चाहेंगे? विद्यालयों में, अस्पतालों में, घरों में, रोड पर, कहां-कहां, सड़कों पर, कॉलेजेस में यानी कि विश्वविद्यालय में, कहां-कहां आप इस समता के यानी समानता के अधिकारों का पालन करना चाहेंगे? इसका जवाब भी आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। और बच्चों, आशा करती हूँ इस कविता से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की कक्षा यहीं खत्म होती है। मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।